अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैसे तो बहुत सारी अहम बातें, लेकिन इसमें से दो बुनियादी तौर पर जो इंतहाई अहम नुकात हैं उनको हमने सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर तज्ज़ियाकारों से ज़रा उनकी राय जानते हैं, उनके ख़यालात जानते हैं। पहली तो DGISPR ने एक सवाल के जवाब में अफ़गानिस्तान या तालिबान से मुतल्लिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी 2021 में, उसके ऊपर कुछ कहा। क्या कहा, सुनिए ज़रा। मैं ये सवाल करता हूँ कि 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? और ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। इसके अगले जुमले में उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि अगर इस पर सियासी बयानियाँ बनाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में काम पर तवज्जो दी जाए, गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दी जाए। यही नहीं बल्कि 26 नवंबर की भी जिक्र किया और इसके ऊपर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में एक सियासी जमात की तरफ इशारा किया। क्या कहा वो भी सुने। नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। इस वाक़े के बारे में 1 दिसंबर को 2024 को वज़ारत दाखिला ने एक मुफस्सल अलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो इस पूरे वाक़े में इस पुरतशद्दुद हजूम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आई और ना ही उसको इस पुरतशद्दुद हजूम या राइट कंट्रोल के लिए तैनात किया गया। फ़ौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी और ख़ुसूसन जब वहाँ पे दोस्त ममालिक के अहम वफूद भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने अपने एलामिये में ये भी वाज़ेह किया कि जो सियासी क़यादत थी इस इंतशारी हजूम के, उसके मुसल्लह गार्ड्स और इन एहतजाजियों में जो कुछ लोग जो आतिशी असले के साथ थे, उन्होंने यकीनन फायरिंग की और आपने, हमने, सब ने मीडिया पर, सोशल मीडिया पे वो आतिशी असले देखा भी और भी बहुत तरह के हथियार देखे जो उनके साथ, जिनसे वो मुसल्लह थे। और ये बात भी वाज़ेह की वज़ारत दाखिला ने कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो वहाँ पे तैनात थे, उनको आतिशी असला दिया ही नहीं गया था। DGISPR ने यह भी कहा कि हज़ारों कारकुनों की शहादत का झूठा बयानिया बनाया गया क्योंकि इनको एतमाद है कि ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। ये इंतहाई दो अहम बातें, इसी के ऊपर अपनी तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, स्टार्ट मेरा ख्याल इसी से कर लेते हैं जो 2021 में तालिबान पॉलिसी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। क्या ये सारा का सारा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं और क्या ये दुरुस्त है? मैडम शेख, फ़ैसला गलत था, इसमें कोई शक नहीं है और फ़ैसला उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत दोनों का था और लेकिन फ़ैसला गलत था। मगर आज जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की 1.5 घंटा से ज़ायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाइमिंग बड़ी अहम है मैडम शेख। ऐन उन लम्हों में जब सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाज़त के बाद 3 मरहलों में फ़ौजी हिरासत में 85 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ा का अमल मुकम्मल हुआ और ऐन उन लम्हों में जब अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन फ़ौजी ट्रायल पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं और ऐन उन लम्हों में जब सिविल नाफरमानी की तहरीक पर वो कायम इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पैगाम मिला, तुम्हारी पार्टी को सियासी स्पेस दे देंगे, आपको बनी गाला हाउस अरेस्ट कर देंगे, मगर मैंने कहा ना डील, ना ढील, ना हाउस अरेस्ट, हाँ मेरे सियासी कैदियों को रिहाई करो, ना KP की जेल में जाऊंगा, अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूँगा। ऐन उन लम्हों में जब अमेरिका से इमरान खान को रिहा करो के ट्वीट्स आ रहे, बयानात जारी हो रहे और ऐन उन लम्हों में जब हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऐन उन लम्हों में जब 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आने वाला है और जनरल फैज़ हमीद ट्रायल हतमी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। अब इस पे मैडम शेख, इन लम्हों में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि 9 मई कल और आज फ़ौज का मौक़िफ़ एक ही है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल और आज फ़ौज का मौक़िफ़ एक ही है।
9 मई अब और बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। कल भी और आज फिर ज़ाहिर हुआ कि 9 मई के घनौने मास्टरमाइंड को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के मंसूबा साज़ों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई एक साजिश, सियासी दहशतगर्दी करने वाले, इक़्तिदार की हवस में मुनाफ़क़त की आखिरी हदें क्रॉस कर चुके लोग, इंतशारी हजूम, गुमराह सोच वाले, झूठ बेचने वाले, दोगली सियासत करने वाले, अपनी बात मुसल्लत करने वाले, दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान से लाकर पाकिस्तान आबाद करने वाले, अपनी गलतियों से ना सीखने वाले, और हम उनकी बैड गवर्नेंस की खिलाफ आदतों से पुर कर रहे हैं। ये एक आपको याद होगा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो यही लबो लहजा था DGISPR का। अब मैडम शेख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला क्या? निकला कि फ़ौजी अदालतों के ट्रायल पर मगरबी दबाव मुस्तरद, 9 मई पर फ़ौज का मौक़िफ़ वही, PTI पर फ़ौज का मौक़िफ़ वही। अब आगे क्या होगा? यानी जब अब मुझे तो नहीं लग रहा कि जो सबसे अहम बात है इसमें कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कायम है, फ़ौज 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। हुकूमत उनके साथ बैठी हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि इन हालात में अब ये DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सख्त लहजा, इसका जवाब और सख्त लहजे में आएगा। और ये जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी एक मुज़ाकरात की, या माहौल कोई थोड़ा सा बेहतर होने जा रहा था, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे, या अगर बढ़े भी तो इनसे कुछ निकल पाएगा, क्योंकि जो फ़ौज का मौक़िफ़ है बहुत सारे मामलात पे वो वही है जो पुराना है। जब वही है पुराना है तो फिर इसका मतलब है हुकूमत के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आखिरी एक बात मैडम शेख के जो वो जो TTP को लाकर वापस बसाया गया था, उसमें एक तो ये बता दें कि कितने लोगों को लाया गया था, क्योंकि कोई इसकी तादाद कुछ बताता है 25,000, कोई 35,000, और सलीम साफ़ी साहब एक दिन कह रहे थे कि कुछ लोग आए और बाकी सारा ऐसे शोर मचा, या सारी ऐसी बात हुई। अच्छा। तो एक तो तादाद बताएं, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये फैसला गलत था, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में दोनों का कंबाइंड था ना, यानी इदारों का और उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान साहब का। अच्छा, जी बिल्कुल 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 दोनों का। मुझे सर एक चीज़ बता दीजिएगा प्लीज़ क्विकली, आपके मुताबिक ही कि बड़ा अच्छा मौसम चल रहा था, कुछ ज़रा ठंडक महसूस हो रही थी, दर्जा हरारत ज़रा कम हुआ था, तो फिर अचानक ये गर्मी क्यों बढ़ी है? मेरा ख्याल है एक तो ये जो बाहर से दबाव पड़ा फ़ौजी ट्रायल पर 9 मई के मुल्ज़मान के वो ट्रायल पर, वो और एक जो चेमगोइयाँ हो रही थी कि शायद 9 मई के हवाले से कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई जुडिशल कमीशन, कोई दरमियानी रास्ता, वो, और तीसरा ये जो अभी 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल हुआ था, इसके बाद अगला मरहला शुरू होने वाला है शायद इस वजह से। और इसके अलावा आप बात तो DGISPR की यही निकलेगी, लेकिन एक ये भी था कि सिक्योरिटी पर उनकी ब्रीफिंग थी, काउंटर टेररिज्म पर थी, अफगानिस्तान पर थी, मकबूजा कश्मीर पर थी, भारत पर थी, और पाक फौज के इक़दाम पर थी। लेकिन हमने तो यही डिस्कस करना है जो नहीं आप लोगों का जो दिल चाहता है आप लोग कर सकते हैं, अपना भी दरमियान में अगर कोई नुक्ता है वो उठा सकते हैं। हमने ये 2 नुक्ते ज़रूर उठाए हैं क्योंकि सबसे अहम पॉइंट्स यही थे। आगे जाकर मजीद भी इसके ऊपर बात करते हैं, बट महमूद आप ये बताएं, आपको क्या इसका कंक्लूजन निकला? क्या ये ज़्यादातर सियासी जमात की तरफ टारगेट थी और उसकी वजह से थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर ये जो दरमियान में बात हुई है फिर 2021 में तालिबान रीसेटलमेंट वाली, इसको कैसे जोड़ती हैं, इसकी वजह क्या देखती हैं? देखिए लीना, अगर आप देखें तो ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी वो सियासी ही थी। उसका बहरहाल एक मैसेज भी सियासी ही था। हमें तो यहाँ पर ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए, पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हुआ, तो एक उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई बेहतरी होगी, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे मामलात। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
उससे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सिचुएशन मजीद हीट अप हुई है। बेहतरी आना तो दूर की बात है। और देखिए, ये तो बराह रास्त डायरेक्टली फौज के तर्जुमान ने अपना बयान दिया है ना, और अपना मौक़िफ़ दिया है, तो वो बड़ा सख्त है। अब आप देख लें लीना कि अगर तालिबान का मामला हो, जिस तरह आपने 2021 वाली भी बात की, 9 मई का मामला हो, 26 नवंबर का मामला हो, या फेक न्यूज़ का मामला हो, ये एक डायरेक्ट चार्जशीट थी पीटीआई के और इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये इसको हमने बहुत सारी बातें सुनी थी मुज़ाकरात से पहले भी, मुज़ाकरात के दौरान भी, लेकिन पता नहीं जो भी सिचुएशन बदली है या बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ये तो हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से, लेकिन जो मौक़िफ़ आ जाए वो मैं कहूँगी कि बहुत सख्त था। और जो 26 नवंबर वाली चीज़ है उसके ऊपर देखिए, जो एक ये कि गोलियाँ चली, डायरेक्टली चली, उसके ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया, इससे लग ऐसे रहा है कि जैसे फ़ौज को इस बयानिए के ऊपर तशवीश है। लेकिन बात है कि देखिए, बहरहाल जो वेरीफाइड डेथ्स हुई हैं गन शॉट वुंड से, उस पर तो सवाल रहेगा। अच्छा, जो दूसरी जो सियासत से अलहदा भी लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर अगर बात करें, तो जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे फौज ने एक बहुत ही क्लियर, ये नज़र आ रहा है कि एक बज़ाहिर पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, और वो इसी तरह है कि अगर ये मामलात नहीं रुके तो फिर जिस तरह एयर स्ट्राइक से जो ये वाली चीज़ें, ये फिर मामला इसी तरफ जा रहा है और ये एस्केलेट ना हो जाए ना। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अगर इसको डिप्लोमेटिकली किसी तरीके से हल किया जाए, और अफगान तालिबान भी इस बात को समझें कि ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ अलीना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डीजी साहब ने बात की और उन्होंने उन पर तनकीद की कि वो गज़ा या मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है लीना। देखें, मकबूजा कश्मीर और ख़ासतौर पर जब ये 5 अगस्त वाली चीज़ हुई थी, तो उस पर जो पूरा मामला उठाया ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने था कि किस तरीके से वहाँ पर भारत की जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, मोदी हुकूमत, और जो वो मुजालिम ढा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो केस बनाया था मकबूजा कश्मीर का, वो तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ही बनाया था। और जहां तक आपको याद है कि उस वक्त हमने देखा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो, क्योंकि इंडिया की हर चीज़ के ऊपर टर्न अ ब्लाइंड आए, तो उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं थी। अच्छा, गज़ा की भी अगर आप बात करें तो एमनेस्टी की भी रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट्स वॉच की भी रिपोर्ट आई है, और उसमें इसको जेनोसाइड ही कहा गया है जो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गज़ा या मकबूजा कश्मीर के बारे में बात नहीं करती और खुलकर नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है लीना कि जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है या मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस के हो रहे हैं, उसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ की लोग बात कर रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर एक मसला है, वो ये है कि वो फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करता, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज है। तो उसके ऊपर तो वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो या लोकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो या लोकल यहाँ के लोग हों, वो इसके ऊपर सवाल तो बहरहाल उठाएंगे और उठाने भी चाहिए। तो बेहतर होता है कि अगर सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही होता। लेकिन जैसा कि मैंने ओवरऑल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ठीक है और भी बातें उठाई गई, लेकिन मोस्टली जो बातें हैं वो सियासत से ही रिलेटेड हैं। इवन जो तालिबान की वापसी वाली चीज़ भी है और दहशतगर्दी की वापसी की चीज़ भी उन्होंने सियासत से ही जोड़ी है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हुई है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात हुई है, दूसरा पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात हुई है, तीसरा पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसके ऊपर बात हुई है। लेकिन इन तीनों बातों को जोड़ा गया है एक सियासी जमात के साथ, जो कि अपोजिशन की सियासी जमात है, जिसके बानी जो है वो गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं। इन तीनों बातों को उससे जोड़ा गया है। मैं वैसे इस बात में आपको ये भी बात बता दूं कि हम जनरल कियानी के ऊपर जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उन पे बड़ी तनकीद करते रहे। उनके दौर में DGISPR थे अतर अब्बास, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अतर अब्बास याद आ रहे हैं आज। बड़े अच्छे ISPR के अफसर थे जिन्होंने ISPR को लीड किया, बड़े अच्छे फ़ौज के अफसर थे। मुझे अच्छी तरह याद है स्वात का ऑपरेशन हुआ था तो DGISPR आया करते थे, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे कमर ज़मान चौधरी, कमर ज़मान कायरा। ये यहाँ पर प्लानिंग कमीशन में बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लीड कौन लेता था? वज़ीर इत्तलात, एक सिविलियन फेस। और उनको साथ में हेल्प कौन करता था?
एक DGISPR हेल्ड कर, उसका मैसेज एक जाता था कि नहीं, इस मुल्क में जो लीड है वो जो पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं और जो फौज अपना रोल प्ले कर रही है। इस सारे में मैसेज कुछ और जाता है कि लीड भी आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। और एक और बात मैं क्विकली कर लूँ कि देखिए, टेररिज्म के बारे में जो बात की वो बड़ी अहम कही है, दुरुस्त बात कही कि 2021 में जो है वो कमर टूट गई थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त जब दोबारा रीनेगोशिएट हो रहे थे तो उस वक्त की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो हैंड इन ग्लव थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उस वक्त के जो ISI चीफ थे वो उनके बारे में कहा यह जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा ISI चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं ना कि अपने मदर इंस्टीट्यूशन को। ये भी एक हकीकत है। और एट दैट टाइम मैं आपको 2 मालूमात भी देता चलूँ कि एट दैट टाइम हुआ ये था कि एक मौके के ऊपर ये डिसाइड भी कर लिया गया था कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें उन्हें एक तीसरे मुल्क में दफ्तर भी दे दिया जाए। फिर बाद में उसी मुज़ाकरात, आपको याद हो कि जब फैज़ हमीद जो है वो DGISI से हटाकर भावलपुर और फिर पेशावर वगैरह चले गए थे, फिर पेशावर में भी ये जो मुज़ाकरात का मामला था वो खुद देख रहे थे। और आप सुन के हैरान होंगे कि उस वक्त के जो साबिक ISI चीफ थे और उस वक्त के कोर कमांडर ये काबुल में गए और TTP के सरबराह को एक बड़ी कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी गई। अच्छा। और जो तोहफा उधर कबूल हुआ और वो अलग बात है उन्होंने किस इस्तेमाल में किया, एक अलग कहानी है। लेकिन ये सारी बातें हो रही थी तो क्या उस वक्त की हुकूमत ये चाहती थी? तो बिल्कुल चाहती थी। इमरान खान साहब का एजेंडा ही ये था कि वो तालिबान को जो है वो तालिबान को साथ लेके चलना चाहते थे और इमरान खान का नाम उन दिनों आलमी जरीदों में भी तालिबान खान पड़ गया था। तो ये हकीकत है। लेकिन एट दैट टाइम जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, हैंड इन ग्लव थी, अभी कुट्टी नहीं हुई थी। तो दोनों एट दैट टाइम एक थे। अच्छा सर, तो खाली DGISI तो नहीं ना, तो फिर खुरा बाजवा साहब तक भी जाता है? जी बिल्कुल। जनरल बाजवा ज़ाहिर है उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो लीड कर रहे थे, DGISI उनके साथ थे, बिल्कुल उनके ऊपर भी सारी बात जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि एट दैट टाइम जो फौज थी और फौज के तमाम इदारे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैंड इन ग्लव थे। मज़हर अब्बास साहब, आप बताइएगा, आपकी क्या राय है ये जो आज दोनों बातें की गई हैं इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि चाहे अफगानिस्तान का इशू उठा लें या 9 मई उठा लें या 26 नवंबर उठा लें, इन सब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ जो था वो तहरीक इंसाफ थी। उसमें आप उनके सवालात उठा लें, उनका जनरल स्टेटमेंट उठा लें, सियासी दहशतगर्दी की टर्म उठा लें, 26 मई 9 मई का तसलसल है, इसको आप देख लें। अब ऐसे में जिस तरह भट्टी साहब भी शुरू में कह रहे थे, ऐसे में मुझे अब ये मुज़ाकरात आगे तो बढ़ते हुए नहीं नज़र आते हैं क्योंकि एक बड़ी हार्ड पोजीशन सामने आ गई है। अब मुज़ाकरात रिवॉल्व करेंगे तो किस चीज़ पे करेंगे, किस नुक्ते पर करेंगे। पहले अफगानिस्तान ले लेते हैं अलीना। देखिए, जो अभी एजाज़ बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं। जब नवाज शरीफ साहब ने जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन होने वाला था, उससे पहले एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी तालिबान से गुफ्तगू की जाए, तालिबान से पहले बात की जाए। और अगर आपको याद हो कि बाकायदा एक मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी जिसमें जमात इस्लामी के गालिबन पेशावर के अमीर शामिल थे, इब्राहिम साहब थे, वो चौधरी निसार उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, और कई राउंड हुए तालिबान, तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के, और अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? उस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि उससे पहले, ऑपरेशन से पहले जो एक फ़ज़ा बन रही थी उसमें एक डिवीज़न नज़र आ रहा था ऑपरेशन के मामले पे। जब तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उसके बाद वो कुव्वतें भी जो उसके खिलाफ, उस ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रही थी, वो भी चुप हो गई उसमें। यहाँ सिचुएशन जब इमरान खान आए तो इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा, और उस वक्त भी मौक़िफ़ था जब ये वो बरसर इक़्तिदार नहीं थे कि ये ऑपरेशन गलत है और इस ऑपरेशन के नतीजे में नुकसान हुआ। लेकिन उस वक्त उनका फोकस 9/11 के बाद की सूरत हाल थी। वो पहली अफगान जंग को गलत नहीं कहते थे, लेकिन दूसरी अफगान जंग को वो गलत समझते थे।
बाद में शायद इस मौके पे भी तब्दीली आई और फिर उन्होंने वो ये भी कहने लगे कि हाँ दोनों ही अफगान जंगें जो है थी उससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए मादी की जो हुकूमत थी अफगानिस्तान की, तालिबान की हुकूमत बनने से पहले, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी, तो आपके लिए एक सिक्योरिटी मसला बन गया था, जो मगरबी बॉर्डर है उसका भी और मशरकी बॉर्डर भी। फिर जब तालिबान आए तो यहाँ एक वो फजा बनी कि जी अब तालिबान आ गए तो और कुछ नहीं तो कम से कम इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो ये लग रहा है कि हम एक ऑलमोस्ट जो है वो जंग वाली सूरत हाल में दाखिल हो गए। अभी आप देखें कि हम हॉट परसूट इसलिए टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि एक तो वहाँ तालिबान की हुकूमत है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनसे साथ ताल्लुकात हमारे कशीदा होते जा रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान ने वहाँ स्ट्राइक की है, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब यहाँ सेक्टेरियनिज्म बहुत बढ़ गया था तो यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि यहाँ से दहशतगर्द यहाँ से कार्रवाई करके वहाँ चले जाते हैं। अब ये सिचुएशन को सेटल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए ये सिचुएशन को जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान का जिक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मेरा ख्याल है एक नेशनल डिबेट भी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर अफगानिस्तान। जो दूसरा पहलू है सियासी, वहाँ मेरा ख्याल है मुझे DGISPR की जो बातें हैं वो शायद मुज़ाकरात से पहले नहीं होनी चाहिए थी। आप मुज़ाकरात को एक मौका देते, मुज़ाकरात अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट की जो इस वक्त सारी सपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ के बारे में एक मौक़िफ़ सामने आ गया है अब और बहुत वाज़े तौर पर आ गया है, तो अब ये मुज़ाकरात आगे किन पॉइंट्स पर बढ़ेंगे आप मुझे बता देना। क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जिस पर ये 9 मई के बारे में क्लियर है, इसका मतलब है 9 मई में जितने लोग हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले 2-3 हफ्ते में शायद हम जो जनरल फैस का फैसला भी आ जाए और फिर मास्टरमाइंड के सिलसिले में बहुत वादे कोई चीज़ आ जाए सामने, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती नज़र आ रही है। अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑल्टरनेट है, उन्होंने फाइनल कॉल दे के जो नुकसान अपना कर लिया उसके बाद सिविल नाफरमानी या ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। इम्कान ज़्यादा इस चीज़ का है कि सख्तियां बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे सख्तियां बढ़ने जा रही हैं क्योंकि एक सूरत हाल पे बहुत वाज़े मौक़िफ़ आ गया है। अब इसमें लचक फिलहाल तो मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आ रही। सर मैं यही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या सियासी जो एम्बियंस हमें नज़र आया था कुछ दिनों पहले, क्या अब वो यकसर मुख्तलिफ होने जा रहा है या कोई असर नहीं पड़ेगा? बट विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर ब्रेक। DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। शाद भट्टी साहब, अब जो मुज़ाकरात थे उनके स्टेटस से मुतल्लिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा, इससे मुतल्लिक आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं या आपका तज्जिया क्या है? ख़ास तौर पे तब जब आप ही ने हमें ख़बर दी, फिर हमने कल खान साहब की ज़बानी भी सुना कि जी एक तरफ तो यहाँ तक पेशकश की जा रही थी कि आपके लिए कोई लचक निकाल लेते हैं, आपके लिए सियासी स्पेस बना देते हैं, और फिर यकदम ये सारी चीज़ रिवर्ट हो गई। देखिए मैडम शेख, मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुज़ाकरात रह गए हैं बाकी कुछ। अच्छा। या इन मुज़ाकरात में कोई जान रह गई है। मुज़ाकरात किस बात पे हो सकते हैं? 9 मई पे मौक़िफ़ सामने आ गया पाक फ़ौज का, 26 नवंबर पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ सामने आ गया, इमरान खान पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ सामने आ गया, PTI पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ सामने आ गया, और इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उस पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ सामने आ गया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही थी कि सियासी कैदियों को रिहा करें। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, वो बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड और जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इससे क्या मुराद है?
इससे मुराद एक तो इमरान खान है, ज़ाहिर है मास्टरमाइंड से तो इमरान खान है, और सहूलतकार यानी बाकी सारे उनके, मुझे जहाँ तक समझ आई आने वाले दिनों में खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? नहीं, फौजी ट्रायल इमरान खान का शायद ना हो पाए, लेकिन इमरान खान पे GHQ हमला केस तो चल रहा है ना, जिसमें उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अडयाला जेल में अदालत लगी हुई है, तो इसके वो तो चल रहा है। इसके अलावा और मुकदमे भी होंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब अब जब मुज़ाकरात किस बात पे होंगे, कि क्यों कोई मुज़ाकरात करेगा? मुझे लग रहा है ऐसे कि इमरान खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मज़ीद सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि मैं पहले ही कहता था कि कोई संजीदा नहीं है, कोई बातचीत नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि वो मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर देंगे या मुज़ाकरात ऑटोमेटिक कॉल ऑफ हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि अल्फाज बहुत सख्त थे, अल्फाज इतने सख्त इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और 9 मई हो, फौज के खिलाफ झूठा बयानिया कोई हो, फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो, इसमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। आप किसी भी 9 मई के मुल्ज़म को ना छोड़ें, किसी भी ऐसे जो सोशल मीडिया पर है या बाकी जहाँ पर है जो झूठा प्रोपेगेंडा करता है या जो झूठे इल्ज़ाम लगाता है, उन्हें ना छोड़ें। लेकिन जब फ़ौज तो हम सारों की है ना सर, तो लेकिन वो तो कह रहे हैं आज तो जो जुमले अदा किए गए वो ये थे कि 9 मई को एक साजिश हुई, लोगों के जहनों में सियासी मकासद के लिए जहर डाला गया। तो इससे तो लीडरशिप की तरफ ही इशारा होता है ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर किस तरह ताल्लुक ना बना? नहीं, आपने फिर नहीं सुना ना मेरा, गालिबन आप एज यूजुअल अल्लाह के फजलो करम से नहीं सुन सकी। मैं कह रहा हूँ कि जिसने जहर डाला, हाँ। जिसके ज़हन में जहर डला, बिल्कुल सजा दे। कौन है जो चाहता है कि सजा ना हो? लेकिन क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन 9 मई वाले दिन बाहर निकली थी? 8,000 होंगे, 10,000 होंगे, अभी 85 सिर्फ मुल्ज़मान थे जिनको सजाएं हुई हैं। किसी को ना छोड़ें। मगर जब अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वो ब्रैकेट में आ जाए और जब अल्फाज इतने सख्त हों तो फिर नफरत और तकसीम बढ़ती है, फिर वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कई ऐसे अकाउंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसी चक्कर में होते हैं। जो ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो ही कुछ हुआ फौज पर, पता नहीं कोई अमेरिका से, कोई बरतानिया से, कोई बाहर से, कोई भारत से, कोई कहीं से, वो सारे अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं। और सारा झूठा प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ होता है? फौज के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा माहौल तो ये बना कौन था। लोग हैं? ये लोग PTI से ताल्लुक रखते हैं? ये पहले PTI में थे? कौन लोग हैं? मैडम शेख कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे इलेहदगी का कर चुकी है कि ये हमारे नहीं हैं अकाउंट्स। कई मरतबा जो अपने बल्कि उनके यूट्यूबर्स हैं उनसे भी वो कह चुकी है कि ये वैसे ही खिलाफ बयानियाँ बनाते रहते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं और कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो मौके के तलाश में रहते हैं और वो भी अपना उसमें डालते हैं, हिस्सा डालते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कई मरतबा प्रेस रिलीज जारी कर चुकी है, कई मरतबा बात कर चुकी है। बट सर ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर पार्टी के लीडरान एक चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं या वही उनका बयान है तो फिर जो जितने भी लोग हैं वो तो वही फॉलो करेंगे ना। बट महमल, आपको इन मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या लगता है? क्योंकि अपेरेंटली तो कहा यही जा रहा था ना कि सियासी जो इकाइयाँ हैं उनके आपस में हो रहे हैं मुज़ाकरात, हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी रीना, लेकिन उस दिन भी ये बात हुई थी कि ऐसा नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी रजामंदी ना हो इन मुज़ाकरात पे, कि गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लिया तो इसी वजह से हो रही होगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगा कि उस दिन जो बात हुई थी, इधर ही डिस्कशन हो रही थी कि 9 मई के ऊपर PTI को अपना ये जो फॉल्स फ्लैग वाला जो बयानिया है इससे पीछे हटना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए। लेकिन हमने देखा कि ऐसा तो नहीं हुआ। अब एक ऐसी उस दिन को फॉल्स फ्लैग कहना, यानी कि यही कि फौज ने खुद अपने ऊपर इस तरह से हमले करवाए को PTI के खिलाफ वाली चीज़, तो वो भी सही तो नहीं है। तो ये भी एक जो चीज़ है उससे उनको वो पीछे नहीं हटे और अभी भी उसको वही कह रहे हैं। तो आज आपने देखा कि उसके भी जवाब दिए गए हैं कि जो सजाओं के बारे में। लेकिन अलीना देखें, 9 मई के अंदर 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं।
एक तो ये कि बिल्कुल जो लोग इसके मास्टरमाइंड हों या जो इसमें मुलव्विस थे उनको सजाएं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर फेयर ट्रायल के बाद, एविडेंस के बाद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने 9 मई के बाद देखी थी और जिसने मुझे लगता है कि रियासत का बयानिया कमज़ोर किया, वो ये था कि जिस तरीके से एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है उस जमात के खिलाफ, बजाय इसके कि फोकस ये होता कि सारा एविडेंस कलेक्ट करके अदालतों में जमा कराया जाता और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे या जो लोग वहां पर थे उनको सजा दी जाती। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, जो लोग थे भी उधर, अच्छा उनको भी माफी दे दी गई क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी का जमात से इजहार कर दिया है, इस तरह की चीजें। और फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स पे, तो जैसा मैंने पहले भी बात की, अगर ये सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते, ओपन होते, तो उस पर जो है सवालात इस तरीके से ना उठते। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये बहरहाल 9 मई से रिलेटेड हैं। लेकिन अलीना ये भी आप देखें, जो आज अफगानिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के ऊपर भी जवाब दिए गए, वो खान साहब की कुछ 2-3 ट्वीट्स भी इससे रिलेटेड थे। जिस तरह उन्होंने एक ट्वीट की थी कि पिछले 2 साल में इतनी दहशतगर्दी क्यों बढ़ी, हालांकि अब तो हमारे मुखालिफ हुकूमत भी नहीं है उधर, वजह क्या है। फिर उन्होंने पारा चिनार की भी बात की, उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी फेलियर की बात की, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो ये एयर स्ट्राइक्स की भी उन्होंने बात की। तो ये जो आज जवाब मिलेंगे, आप देखें कि ऑन द रिकॉर्ड फौज के तर्जुमान का आना विदाउट एनी इवेंट, कोई इवेंट तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो उसका मतलब है कि वो इन्हीं चीज़ों के जो हैं वो जवाबात दिए गए हैं, जो एक नैरेटिव बनाया गया। इसीलिए मैं इसको सियासी कह रही हूँ। एजाज ने कहा कि 3 चीज़ें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और टेररिज्म, और बात एजाज की बिल्कुल देखिए, इसको जोड़ा उन्होंने इसी से, सियासत से ही जोड़ा है और एक जमात के साथ जोड़ा है। अच्छा एजाज, ये बताएं, क्या आज की कॉन्वर्सेशन के बाद लुबे-लुबाब ये कि नागुज़ीर हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई से पीछे हटना, इसके बगैर कोई चारा नहीं है? देखिए, ये तो डे 1 में ही कहा गया था। आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम की गई थी कि 9 मई से माफ़ी मांगें, तो वो 9 मई से माफ़ी तो नहीं मांगी गई। और उसके बाद आपने देखा कि एक सीक्वेंस, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ी जा रही थी तो जितने लोगों को ये तोड़ते थे, यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाकर और मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में लाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी और सारे एक स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे, और स्क्रिप्ट ये होता था कि मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। तो ये तो एक फैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली, आप ये कहें ना कि अगर कोई पॉलिसी डिसीजन तब्दील हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी डिसीजन तब्दील हुआ है। पॉलिसी पीटीआई के हवाले से और बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से बिल्कुल वही है, कोई पॉलिसी दरमियान में लचक देखी ना हमने। मेरा ये ख्याल है, भट्टी साहब ने इसी पैनल में बैठे हुए हमें खबरें भी दी, हमने दरमियान में लचक देखी बहुत ज़्यादा। भट्टी साहब ने इसी पैनल के ऊपर बैठे हुए हमें खबरें भी दी कि गुंजाइश निकाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है कि इनको कौमी धारे में एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, एक बात होती है अलीना, एक बात होती है प्रपोजल्स की और एक बात होती है डिसीशंस की। टेबल के ऊपर बहुत सारे प्रपोजल जाते हैं, जो टॉप लोग होते हैं जिन्होंने फैसला साजी करनी होती है, लेकिन असल बात यह है कि क्या उन्होंने उन प्रपोजल्स को लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की, वो नज़र आ रही है कि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जो अगेन जो रिफ्लेक्शन गया है, रिफ्लेक्शन को इतना अच्छा नहीं गया। मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ये सारे आपने काम कर दिए कि अफ़गानिस्तान, मेरे ख्याल में ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, सबसे जो बड़ी बात इसमें की गई है वो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के बारे में की गई है। आप देखिए कि वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं जिसे हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने तो मान लिया, सारी दुनिया को पता है, वहाँ की गवर्नमेंट को पता है, सैटेलाइट ऊपर हमारे मौजूद हैं, देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स वहाँ पर हुई हैं। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। क्या प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि हमने रिटेलिएट किया है, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक पहले हम कोशिश करके एक चीज़ हम फ़र्क डाल रहे थे कि हम अफ़गान तालिबान को टीटीपी से अलग कर रहे थे। अफ़गान तालिबान वो जो वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, और टीटीपी को वो कहते हैं, टीटीपी के लोगों को, कि ये महाजरीन है, वो टर्म यूज़ करते हैं कि महाजरीन है। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि नवंबर के महीने में, अभी पिछले महीने में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट हुई थी कि बाज़ जो लोग हैं उनको नॉर्थ की तरफ रीलोकेट कर दिया गया था। इसके ऊपर मूवमेंट बाकायदा हुई थी। अब ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई का फैसला किस फोरम पर किया गया है, क्या प्राइम मिनिस्टर
या कैबिनेट कमेटी में ये फैसला हुआ है, कैबिनेट की डिफेंस कमेटी में फैसला हुआ है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। कम से कम ऐसी मीटिंग होती हुई नजर नहीं आई। तो अगर ये फैसला किसी 2-3 बंदों ने मिलकर कर लिया है और अफगान जो तालिबान हैं उनको इस फैसले ने अमली तौर पर वापस टीटीपी से जोड़ दिया है, अब अफगान तालिबान के पास क्या आर्ग्यूमेंट है? अब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको टीटीपी तंग करती है तो हम टीटीपी के साथ हैं। अब तो वो रिटेलिएट करेंगे ना, अब आप उनको रिटेलिएट के ऊपर इंस्टिगेट कर गए। तो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग को इतना अच्छा तासुर नहीं लगा। ये हमारा मुल्क है, इसी मुल्क में हम रहते हैं और तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो सिविलियन है, ज़्यादा सिविलियन है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन है या फौजी हैं। नुकसान किसका होना है? नुकसान होता है सबसे ज़्यादा आम आदमी का और इस मुल्क का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुशावरत बड़ी ज़रूरी है। आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हमें। आप ये कह रहे हैं कि इस साल भी तालिबान को रीसेटल किया गया पाकिस्तान में लाके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल जो मेरे पास इतलात हैं कि कुछ तालिबान यहाँ पर आए और कुछ तालिबान ऊपर नॉर्थ में गए, यानी कि अफगानिस्तान से जो ताजिकिस्तान के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल हुए। लेकिन कुछ तालिबान यहाँ पर आए हैं, ला कर नहीं किसी ने किया। ये अफगान तालिबान की पॉलिसी थी, उन्होंने पॉलिसी दी कि छोड़ जाए यहाँ, ये इलाका छोड़ जाए। तो अब तो मेरे ख्याल में वापस जोड़ दिया हमने इस पॉलिसी से, जो स्ट्राइक्स किए उससे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। आपको पता है कि अभी एक डायलॉग शुरू हुए हैं, अभी बिली है, एक राउंड हुआ है, उसके बाद जाके वो उनका पीटीआई का वक्त जाके बानी पीटीआई से मिला है, हुकूमत के सवाल भी हुआ DGISPR से इससे मुताल्लिक, बड़ा कोई लगी लिपटी के बगैर उनसे पूछा गया कि आपका स्टांस क्या है। मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं तो उसको स्किप किया जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल का आप जवाब भी दें। चीज ये है कि जब आप ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक, जब आपने इतनी सारी बातें कर डाली कि आप 9 मई को चले 9 मई को भी ले ले, आपने 26 नवंबर को भी उसी से जोड़ लिया, उसी तसलसल से, तो एक तरीके से तो अब इस डायलॉग, ये जो डायलॉग हो रहे हैं इसमें मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ये जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा बहुत ज्यादा आगे चल के डायलॉग के हवाले से नुकसान हो सकता है। आप जाहिर गवर्नमेंट का एक पोजीशन 9 मई के बारे में रही है, वो गवर्नमेंट को डील करते देते हैं ना। मैं एक और चीज के बारे में क्यूरियस हूँ, अब अगर एजाज इसके ऊपर भी बता सके तो, भारत का जिक्र क्यों किया गया, मकबूजा कश्मीर का जिक्र क्यों किया गया? नहीं, मैं तो इस वक्त भारत के बारे में मज़हर साहब का पहले पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ एजाज। जी मज़हर साहब, मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत पॉजिटिव नहीं जाएंगे। और उसमें जाहिर एक चीज ब्रिज हुई है, स्पीकर ने अपना रोल प्ले किया है, हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नेगोशिएशन टीम बनाई, तहरीक इंसाफ ने बनाई, फिर उसमें जाके वो बानी पीटीआई से मिले, 2-3 राउंड हो जाते, चीजें सामने आ जाती। गवर्नमेंट को भी पता है 9 मई पे क्या पोजीशन लेनी है, गवर्नमेंट को भी पता है अगर वेट आउट करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्ट्रेटेजाइज करे, तो क्या कोई भी इम्कान या उम्मीद नहीं है कि सियासी रास्ते से कहीं ना कहीं लचक का रास्ता निकल सकता है? इमरान खान से मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से 9 मई के हवाले से मैं कभी अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि जब 1981 में PIA का तैयारा हाईजैक हुआ, उसमें बराह रास्त बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने खुद ही क्लेम किया उस चीज़ को। बेनज़ीर भुट्टो ने कंप्लीटली डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, पूरे उस वाक़े से भी डिस्टेंस किया, और उसके बाद भी मुसलसल उन्होंने कभी भी उसके साथ अपना रिश्ता ना जोड़ा उन्होंने, और अपने भी उन लोगों को जो उनके साथ थे उनको पार्टी से उनसे कहा कि आप जा सकते हैं, मुर्तज़ा के साथ चले जाए। पहली चीज़ ये कि 9 मई के वाक़े की बड़ी खुलकर इमरान खान को बिल्कुल फौरी तौर पे मजम्मत करनी चाहिए थी। उन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि अगर उनकी पार्टी के लोग मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। इस तरह का अगर स्टेटमेंट देते। दूसरी बात, दूसरी तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो मेजर फ्लॉ नजर आता है वो ये कि आपने खुद 9 मई को पॉलिटिसाइज कर दिया। ये क्या था? जो लोग आके 9 मई की मजम्मत करते थे, ठीक है सर,
वो उन पे 9 मई के चार्जेस थे ना, तो उन पे मुकदमा तो नहीं चला, तो आपने पॉलिटिसाइज कर दिया 9 मई को, उसका एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान हुआ और 8-1.5 साल हो गए उस चीज को। ठीक है जी, माजरत के साथ हम मजीद बात करना चाहते थे एजाज, आई अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाहते हैं बट वक्त खत्म हो गया है हमारे पास, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।